डायबिटिक नेफ्रोपैथी तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस में यही बात हुई है कि डायबिटीज से किडनी डिजीज बहुत कॉमन है। देखिए करंटली थ्रू आउट द वर्ल्ड जो सबसे कॉमन कॉज है किडनी डिजीज का वो डायबिटीज ही है। इन सिंपल टर्म्स जिसको हम शुगर कहते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ किडनी डिजीज इन द करंट वर्ल्ड सिनारियो रिमेन्स डायबिटीज। तो इसी को ही मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहा जाता है। तो ये और कुछ नहीं है, ये वही है कि जहां तक हम किडनीज की बात करें तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी सिग्निफाइज किडनी डैमेज जो हो रहा है डायबिटीज से हो रहा है। तो इसी को ही डायबिटिक नेफ्रोपैथी की टर्म दी गई है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी के जहां तक कारण की बात है तो ये डायरेक्टली रिलेटेड टू डायबिटीज ही है। डायरेक्टली रिलेटेड टू डायबिटीज मतलब शुगर जो पेशेंट्स हैं उन्हीं को जब किडनी डिजीज रहता है तो उसी को डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसा नहीं है सब पेशेंट्स जो हैं शुगर के उनमें नेफ्रोपैथी होना ही होना है या किडनी डिजीज होना ही है। मोस्टली या मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में ये है कि वो पेशेंट जिनका सालों साल शुगर लेवल्स अनकंट्रोल्ड हैं और सिवियरली अनकंट्रोल्ड है, मॉर्निंग ब्लड शुगर्स अबव 200 300 या रैंडम शुगर्स अबव 300 अराउंड 300, जो ध्यान प्रॉपरली नहीं रख रहे हैं, मेडिकल एडवाइस फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स के पास रेगुलर चेकअप के लिए नहीं जा रहे हैं और ऐसा करते करते कई साल गुजर गए हैं, 10 से 15 साल हो गए हैं। ऐसे पेशेंट्स में ही किडनी डिजीज देखा गया है। कुछ टाइम का 1 या 2 दिन का शुगर ऊपर नीचे होना उससे किडनी डिजीज नहीं रहता है। तो अगर तो पेशेंट्स को किडनीज हेल्दी रखनी है तो उनको जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो सालों साल नॉर्मल रखने हैं, एक प्रॉपर हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है और अपना जो शुगर है वो नॉर्मल रेंज में रखना है। चाहे वो मेडिसिन से हो, चाहे वो इंसुलिन से हो या फिर अपने लाइफस्टाइल से ही हो, तो एटलीस्ट वो अगर नॉर्मल रेंज में रहेगा तो वो बहुत हद तक जो किडनी डिजीज है उसका प्रिवेंशन होना पॉसिबल है और हो सकता है कि उनको किडनी डिजीज डेवलप ही ना हो। डायबिटिक नेफ्रोपैथी के भी सिम्टम ऑलमोस्ट सेम है जो क्रॉनिक किडनी डिजीज के हैं, जैसे कि पैरों में स्वेलिंग होना या फिर पेरी ऑर्बिटल आंखों के इर्द गिर्द की स्वेलिंग होना। एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है इसमें जिसको कि हम फ्रॉदी यूरिन बोलते हैं। यूरिन में फ्रॉथ आना बहुत कॉमन है क्योंकि डायबिटीज के ज्यादातर पेशेंट्स में प्रोटीन लीकेज की समस्या बहुत कॉमन देखने को मिलती है, क्योंकि जो फिल्टर्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं तो उसमें पानी के साथ साथ प्रोटीन लीकेज भी रहता है। तो प्रोटीन की वजह से जब भी यूरिन पास करते हैं कमोड में तो उसमें बहुत ज्यादा फ्रॉद बनना शुरू हो जाती है। तो अगर तो किसी को फ्रॉदी यूरिन है तो स्पेसिफिकली दिस कैन बी द अर्लीस्ट सिम्टम। सबसे पहले ये भी बहुत सारे पेशेंट्स नोटिस करते हैं कि यूरिन पास करते हैं और उसमें झाग या फ्रॉथ बहुत ज्यादा बन रही है। इवन आफ्टर फ्लशिंग जो फ्रॉथ है वो कमोड में रहती है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। बाकी सिम्टम जो है वो ऑलमोस्ट ओवरलैप करते हैं सीकेडी के, जैसे कि स्वेलिंग है या नौशिया वॉमिटिंग है या ब्लड की कमी है या कमजोरी है या कुछ वेट लॉस है, तो ये सब चीजें ऑलमोस्ट कॉमन ही रहती हैं। डायबिटिक नेफ्रोपैथी सबसे पहले तो पेशेंट जो हैं वो दे प्रेजेंट मोर लाइक अ पेशेंट ऑफ सीकेडी। तो इनमें और सीकेडी के पेशेंट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बेसिकली द पेशेंट प्रेजेंट्स एज ए केस ऑफ सीकेडी जिसका कि कारण डायबिटीज है और उनको डायबिटिक नेफ्रोपैथी लेबल किया जाता है। तो सिम्टम्स तो सेम है जैसे अभी बात हुई, स्वेलिंग है, खाने खाने का मन नहीं कर रहा है, नौशिया है, वॉमिटिंग है, कमजोरी है, खून की कमी है या फिर यूरिन में फ्रॉथ आ रहा है। तो इसके साथ साथ उसमें हिस्ट्री है कि बहुत सालों से डायबिटीज है, फिर उसका कंट्रोल कैसा है जी, अनकंट्रोल्ड है या नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। इसके अलावा एक और चीज है जो बहुत हेल्पफुल है, वो है किडनी। इसका अल्ट्रासाउंड जब हम करते हैं, पेट का जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसमें जो किडनी का साइज है वो नॉर्मल रहता है इन केसेस ऑफ डायबिटीज। यूजुअली जिन पेशेंट्स को सीकेडी है उनका किडनीज का साइज छोटा हो जाता है, श्रंकन हो जाता है, छोटा हो जाता है। लेकिन जो शुगर की मरीज हैं जिनका किडनी डिजीज ड्यू टू शुगर है, स्पेसिफिकली ड्यू टू शुगर है अगर किडनी डिजीज,
तो मैक्सिमम पॉपुलेशन में किडनी साइज नॉर्मल ही रहता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो को रिलेट करती है। प्लस किडनी डिजीज अगर डायबिटीज से है तो वो सिर्फ किडनी तक ही लिमिटेड नहीं होगा, उन पेशेंट्स को बाकी एंड ऑर्गन डैमेज भी होगा। जैसे कि आंख की रोशनी की कमी होना, तो उसको हम चेक कर सकते हैं, रेटिना चेक कर सकते हैं, उसमें चेंजेस रहती हैं, कुछ रेटिनोपैथी उसको बोलते हैं। प्लस न्यूरोपैथी रहती है, जिसमें कि पैरों की नसें या टांगों की नसें या हाथों की नसों में थोड़ा तनाव आ जाता है, वो सुस्त हो जाती हैं, पेशेंट्स की जो सेंसेशंस है उनमें कमी हो जाती है। तो ये सब जब हम कलेक्टिवली देखते हैं तो पेशेंट्स को लेबल किया जाता है एज ए केस ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी। नेफ्रोपैथी डायरेक्टली तो किडनीज का ही डिजीज है। जैसा कि हमने बात किया कि नेफ्रोपैथी इन इटसेल्फ मींस कि किडनी का डिजीज है। बट हाँ, किडनी डिजीज से अल्टीमेटली जो उसकी वजह से चीजें आती हैं उसमें है कि मैक्सिमम जो पेशेंट्स हैं सीकेडी के या किडनी डिजीज के में, उनमें बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो बीपी जब बढ़ जाता है तो उससे जो हार्ट की डिजीजेस हैं, हार्ट अटैक्स हैं या हार्ट फेलियर हैं, उसका चांस बहुत बढ़ जाता है। और इसी वजह से बीपी अगर ज्यादा रहेगा तो आंखों में भी खून चलना पॉसिबल है। दूसरा, सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट्स, जिनको कि हम लकवा कहते हैं, लोकल लैंग्वेज में कुछ में फालज भी कहा जाता है, उन सब का रिस्क भी बहुत बढ़ जाता है। प्लस ऐसे पेशेंट्स में खून की कमी रहती है, तो एनीमिया भी बहुत कॉमन है ऐसे पेशेंट्स में। पैरों की स्वेलिंग रहेगी तो उसमें भी दिक्कत आना, उसमें भी इन्फेक्शंस होना, अल्सर्स होना, ये सब चीजें बहुत कॉमन हो जाती हैं। नेफ्रोपैथी का डायरेक्टली तो यही है ट्रीटमेंट की, उसका कारण क्या है। बहुत बार अगर तो नेफ्रोपैथी, एज वी हैव डिस्कस्ड, कुड बी अक्यूट कारण की वजह से भी हो सकती है या फिर क्रोनिक कारण की भी वजह से भी हो सकती है। अक्यूट किडनी इंजरी में वी हैव डिस्कस्ड पहले भी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं। अगर किसी को इन्फेक्शंस हैं, डिहाइड्रेशंस हैं, बॉडी में पानी का लॉस है, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो गई है, मलेरिया है, डेंगू है, या फॉर दैट मैटर कोई भी अक्यूट कारण है, तो उसको रिवर्स करना बहुत जरूरी है। जहां तक हम क्रॉनिक किडनी डिजीज की बात करें तो उसको रिवर्स करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर पेशेंट को एस्टेब्लिश्ड क्रॉनिक किडनी डिजीज है तो उसको रिवर्स नहीं किया जाता है। बट साथ ही साथ कुछ ऐसी मेडिसिन या कुछ ऐसी चीजें हैं, किडनीज को एनवायरनमेंट ऐसा प्रोवाइड करना पड़ता है विद मेडिसिन, विद लाइफस्टाइल, कि उनका जो फर्दर डैमेज है उसका प्रोग्रेस होना कम हो जाए, उसका प्रोग्रेशन जो है वो स्लो हो जाए। अगर पेशेंट्स बीपी के हैं, शुगर के हैं या किसी और बीमारी के भी हैं, तो उनका वो लेवल जो है वो कंट्रोल्ड रहे, बीपी नॉर्मल रेंज में रहे, शुगर्स आगे कंट्रोल में रहे, ताकि जो आगे का डैमेज है वो बहुत हद तक स्लो हो जाए। और बहुत सारे पेशेंट्स में वो डैमेज रुक भी जाता है, आगे प्रोग्रेस नहीं करता है। नेफ्रोपैथी के साथ एज सच तो देर इज नो लिमिट कि कितने समय तक जी सकते हैं। कुछ पेशेंट जिनको कि अर्ली स्टेज है सीकेडी का, और अगर वो प्रॉपर डॉक्टर एडवाइस फॉलो कर रहे हैं, प्रॉपर मेडिकेशंस ले रहे हैं, और वो मेडिसिन उनकी बॉडी को सूट कर रही हैं, तो दे कैन गो फॉर ए नॉर्मल लाइफ। उनमें ऐसा नहीं है कि लाइफ कम हो जाती है, उनको ऑलमोस्ट लाइफ नॉर्मल ही रहती है, जैसे कि किसी भी नॉर्मल इंसान की हो। जी हाँ, एडवांस्ड किडनी डिजीज में अगर कोई पेशेंट्स को डायलिसिस ही शुरू हो गया है, सपोज कि पेशेंट सेंड स्टेज हैं एंड दे हैव बीन आस्क्ड बाय द डॉक्टर कि वो डायलिसिस अब अपना शुरू कर दें, तो डायलिसिस में देखिए डेटा के हिसाब से तो 5 साल तक ऑलमोस्ट 60% लाइफ है ऑन। जो पेशेंट्स डायलिसिस भी कर रहे हैं 50 to 60% पेशेंट्स सरवाइव करते हैं, ये इंटरनेशनल डेटा की अगर हम बात करें। और 10 साल तक अगर पेशेंट्स डायलिसिस पे हैं तो ऑलमोस्ट 30 to 40% पेशेंट सरवाइव करते हैं। ये तो हो गया एंड स्टेज की बात। लेकिन उसी तरह अगर हम अगली स्टेज की बात करें तो उसमें लाइफ अफेक्ट जरूरी नहीं है कि होगी ही, अगर पेशेंट्स अर्ली ऑन अपनी चीजें करेक्ट कर लें, डॉक्टर की एडवाइस फॉलो कर लें और मेडिसिन और अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लें। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है डायबिटिक नेफ्रोपैथी को रोकने का कि अपने शुगर लेवल्स को मेंटेन किया जाए, शुगर्स को नॉर्मल रेंज में रखा जाए। जो मॉर्निंग शुगर्स हैं वो 100 to 130 या 120 या 130 के आसपास ही रहें। जो खाने के बाद का शुगर्स हैं वो 150 160 या नॉट मोर देन 170 ऐसा रहें।
अगर पेशेंट्स थोड़े से एल्डरली हैं, थोड़े से बूढ़े हैं, अगर यंग पॉपुलेशन है तो उनमें स्ट्रिक्ट कंट्रोल जरूरी है। इवन इससे भी थोड़ा नीचे जरूरी है। अगर हम 3 मंथली शुगर्स की बात करें तो एल्डरली पॉपुलेशन जो कि 50 प्लस या 60 प्लस है, उनमें 3 मंथली जो परसेंटेज जिसको कि हम HbA1c कहते हैं वो 7 के आसपास रहे तो बहुत बढ़िया है। 7-7.5 के आसपास भी। और यंग पॉपुलेशन में तो सिवियर कंट्रोल चाहिए, बहुत एक्स्ट्रा कंट्रोल चाहिए। तो उनका तो HbA1c अगर हम बोलें तो अराउंड 6.5 भी बहुत जरूरी है रखना। तो इस तरह से दिस इज मोर ऑफ पेशेंट और उसकी एज के डिपेंडेंट भी है कि किसको किस तरह से मैनेज करना है। वन साइज डज नॉट फिट ऑल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पेशेंट किस कैटेगरी में फॉल करता है, कौन सी स्टेज में है CKD का भी, और उसको कौन कौन सी और बीमारियां हैं। अगर शुगर के साथ साथ उसको BP भी है तो BP का भी स्ट्रिक्ट कंट्रोल बहुत जरूरी है। किसी को हार्ट डिजीज है तो उसके लिए भी आगे इवेल्युएशन और करेक्शन चाहिए, चाहे उसको स्टेंट की जरूरत है तो वो चीजें भी बहुत जरूरी हो जाती हैं। सिर्फ एक चीज को अगर हम देखें कि शुगर है तो उसी को कंट्रोल करेंगे तो वो डैमेज नहीं रुकेगा, वो डैमेज आगे प्रोग्रेस ही करता रहेगा। तो आसपास की सारी चीजें भी कंट्रोल होनी चाहिए, कंसीडरिंग उसका एज क्या है, बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, बॉडी वेट क्या है और उसका लाइफस्टाइल क्या है।